हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन चैप्टर के अति लघु प्रश्नों को। श्वसन चैप्टर के जितने भी अति लघु प्रश्न हैं उन सभी का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम पीछे के वीडियोज में पढ़ लिए थे कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और कम ऊर्जा निकलती है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब इसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। पहला प्रश्न भी यही था लेकिन उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कह रहा था, तो उसको हम अवायवीय श्वसन कहेंगे। और जो दूसरा प्रश्न था उसमें वायु की उपस्थिति में बोल रहा था तब उसको हम वायवीय श्वसन कहेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो जो जैव कोशिकाएं होती है इसमें ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहते हैं। ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा एटीपी के रूप में ही संचित रहती है, इसलिए इसको ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो कोशिका का ईंधन जो है ग्लूकोज से प्राप्त होता है। कोशिका को जो ईंधन की प्राप्ति होती है ग्लूकोज से होती है, इसलिए ग्लूकोज को ही कोशिका का ईंधन कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम बताएं। तो संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो श्वसन से ही जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इस कारण श्वसन जीवों के लिए अनिवार्य है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान श्वसन की प्रक्रिया जो है 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो चरण होता है कोशिका द्रव्य में होता है और जो दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप इसको लंबा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोटा में लिखना चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया पूरी होती है उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन जो पहला चरण होता है जो कोशिका द्रव्य में होता है उसकी यदि बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि जो ईस्ट नामक कोशिका होती है उसके शरीर में इथेनॉल प्लस CO2 जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा यदि आपको आंसर लिखना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, सीधे सीधे लिख सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में किस रूप में बांटा गया है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। पहला में ऑक्सीजन का अनुपस्थिति रहता है, इस कारण उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। और जो दूसरा चरण होता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, इस कारण उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। आगे प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया चाहे श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। कह रहे कि जो वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे जब पाइरूवेट आंशिक रूप से विखंडित होकर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तब उसमें उसके वायवीय श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। शुरुआत में जो ग्लूकोज होता है वो आंशिक रूप से विखंडित होकर पाइरूवेट बनाता है कोशिका द्रव्य में, और वही पाइरूवेट पुनः विखंडन होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट आंशिक विखंडित होकर पहुंचता है तब वायवीय श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। इतना आप लिखेंगे। आगे प्रश्न कर रहा है कि 11 नंबर, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो पाइरूवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दूसरे चरण में होता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला चरण होता है उसमें पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आगे प्रश्न कर रहा है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। जो पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान, यानी कि पौधों के अंदर या बाहर जो गैसें होती हैं श्वसन के लिए उनका आदान प्रदान किन अंगों से होता है। तो पौधों में पत्तियों में छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहा जाता है। जो तनाएं होती हैं उन तनों में भी छिद्र होते हैं उनको वातरंध्र कहा जाता है। और जो कोशिकाएं होती हैं बाहरी सतह पर उनके मध्य जो बीच रिक्त स्थान होता है जिनको अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है, उन सभी से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र, वातरंध्र और अंतरकोशिकीय स्थान, इन सभी से कोशिका के अंदर और बाहर गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे प्रश्न कह रहा है,
पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है विसरण क्रिया के द्वारा होता है। हम लोग पीछे के वीडियोज में पढ़ लिए थे कि जो पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम में जो कोशिका होती है, कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे प्रश्न कर रहा है 15 नंबर, मछली के श्वसन अंग का नाम बताएं। तो मछली जो है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। मछलियों में गिल्स पाया जाता है 2 की संख्या में, दोनों तरफ। उस गिल्स की सहायता से ही वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करती है। आगे प्रश्न कर रहा है 16 नंबर, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। जो स्थलीय कीट होते हैं उसमें श्वास नली ट्रैकिया होता है श्वसन के लिए, और हम जैसे जो मनुष्य होते हैं उनमें श्वसन अंग के रूप में फेफड़ा पाया जाता है। और फेफड़ा के अलावा कुछ सहायक अंग होते हैं जैसे नासिका, स्वर यंत्र या लैरिंग्स और ट्रैकिया। श्वास नली ट्रैकिया हमें भी होता है जो एक मार्ग प्रदान करता है। ये सारे अंग हमारे शरीर में श्वसन के लिए मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इसमें से फेफड़ा सबसे प्रमुख है और बाकी जो अंग होते हैं वे सिर्फ मार्ग प्रदान करते हैं। आगे प्रश्न कर रहा है स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? जो कीट होते हैं वे किस प्रकार का श्वसन करते हैं? वायवीय श्वसन करते हैं कि अवायवीय श्वसन करते हैं? तो जो कीट होते हैं उनमें वायवीय श्वसन होता है। वे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, इस कारण उनके श्वसन के प्रकार को हम वायवीय श्वसन बोलेंगे। आगे प्रश्न कर रहा है वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों का नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। जो उपसंग वर्टिब्रेटा है जिनमें सभी जीवों को बांटा गया, उनमें से 2 ऐसे समूह का नाम बताना है जिसमें श्वसन की क्रिया केवल फेफड़े से होती है। तो आप मैमेलिया ले सकते हैं, हम जैसे जीव, और एवी जो पक्षी समूह आता है उस समय भी फेफड़े से ही श्वसन की क्रिया होती है। तो मैमेलिया प्लस एवीज आप लिख देंगे जिनके द्वारा जिनमें श्वसन की क्रिया जो होती है फेफड़ों से होती है। आगे प्रश्न है फेफड़ों द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है? जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है वह किन 2 प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है? तो फेफड़ा में पहले ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, इसको हम प्रश्वास बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जब ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा के द्वारा ही शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। यानी कि फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन की क्रिया होती है वह प्रश्वास और उच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होती है। आगे कह रहा है पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? कह रहा है कि जो हमारा भोजन पच जाता है उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन श्वसन की क्रिया के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारे भोजन के अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ती है और ऊर्जा का उत्पादन कराती है। आगे प्रश्न कर रहा है कि ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? जो ईस्ट नामक कोशिका होती है उसमें पाइरुवेट का विखंडन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो किण्वन कहते हैं, उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। आगे प्रश्न कर रहा है कि 23 नंबर, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है? कह रहा है कि जब हम चल लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में कौन सा यौगिक बन जाता है जिसके कारण हमें तेज दर्द होता है? तो उस यौगिक का नाम लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड के बन जाने के कारण ही हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। आगे प्रश्न है श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कह रहे कि जो श्वसन का पहला चरण होता है जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में विखंडित हो जाता है, तो पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता कहाँ है? तो पूर्ण विखंडन के लिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका पूर्ण विखंडन होता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। आगे प्रश्न है ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो ग्रसनी जो होती है नली गर्दन में पाई जाने वाली एक नली होती है और यह नीचे जाकर ग्रास नली में खुलती है। इसके 2 द्वार होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। ग्रसनी सीधे कहाँ खुलती है? ग्रास नली में खुलती है। इसके द्वारा भोजन और हवा, जो हम सांस के लिए हवा लेते हैं, इन दोनों नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद यह 2 भागों में बढ़ जाती है। एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। जो हवा होती है वह कंठ द्वार में प्रवेश कर जाती है ऑक्सीजन के लिए, और जो निगल द्वार होता है उसमें क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं वह भोजन उस ग्रसनी से सीधे ग्रास नली में पहुँच जाता है। आगे प्रश्न कर रहा है प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? कह रहा है कि फेफड़े के अंदर पतली पतली बहुत सारी नलियाँ होती है, इनको श्वसनी बोला जाता है। और ये नलियाँ फेफड़ा के अंदर जाकर और महीन नलियों में विभाजित हो जाती है, इनको श्वसनिकाओं बोला जाता है। श्वसनिकाएँ, श्वसनी विभाजित होकर श्वसनिकाएँ बनाती हैं। आगे प्रश्न क्या कर रहा है मनुष्य का शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो जो हमारा फेफड़ा होता है वक्ष गुहा, जो हमारी छाती है इसको वक्ष गुहा बोला जाता है, इसमें अवस्थित रहता है। आगे प्रश्न कर रहा है कि वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित
एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि जो हमारा वक्ष गुहा है उसके नीचे पीछे की तरफ एक गुंबद के आकार की संरचना होती है, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। यह क्या काम करता है कि जो वक्ष गुहा में पाए जाने वाले अंग होते हैं, फेफड़ा और नीचे जो पाचन तंत्र वाले अंग होते हैं, उन दोनों के बीच अंतर मतलब दोनों को अलग अलग करके रखता है। आगे प्रश्न क्या है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन रक्त में अवस्थित रहता है। इसमें लोहा नामक यौगिक रहता है जिसके कारण ऑक्सीजन बांधने की क्षमता इसको मिलती है। रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड के बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हम जब प्रवेश करा लेते हैं तो ऑक्सीजन प्रवेश करा लेने के बाद जब श्वसन की क्रिया हो जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको उच्छ्वास कहा जाता है। जब ऑक्सीजन का प्रवेश होगा उसको प्रश्वास, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होगा तो उसको उच्छ्वास कहा जाता है। और इन दोनों की क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। आगे प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित श्वसन केंद्र के द्वारा होता है। हमारे मस्तिष्क के पीछे श्वसन केंद्र मौजूद होता है, उसी के द्वारा नियंत्रण होता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है? तो जो श्वसन केंद्र होता है हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग, जो पीछे वाला भाग होता है, वहाँ पर मौजूद रहता है। 1 से लेकर 32 तक के अति लघु प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।